नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, करंट अफेयर का वीकली सेगमेंट हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे फोर्टनाइट करंट अफेयर्स के ऊपर, जो 1 फ़रवरी से लेके 15 फ़रवरी तक के करंट अफेयर आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, यानी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर बहुत अच्छा खासा वेटेज हर परीक्षा के लिए लेके चल रहा है। ये आप देख पाएंगे गाइज यहाँ पे कि टारगेट यूपी पीसीएस 2021 को लेके भी बैच, ऑनलाइन बैचेज शुरू कर दिए गए हैं और सारी अपकमिंग वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फोर्टनाइट करंट अफेयर्स के ऊपर ये सेगमेंट है, जहाँ पे अर्धमासिक करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। 1 से लेके 15 फ़रवरी 2021 तक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारी परीक्षा से संबंधित, उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है। उसके साथ में इस सेगमेंट के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा वो वीकली रहेगा, यानी 16 फ़रवरी से लेके जो 1 वीक तक का जो करंट अफेयर रहेगा उसका लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ में जो आप लक्ष्य वन, जो मैगजीन आप लोगों ने देखी है, उसके लेक्चर भी आप लोगों को इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, ताकि कई पॉइंट अगर आपको उसमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस लेक्चर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन होगा उसको जरूर ओके कर लीजिएगा। ये बेल आइकन को जिस तरीके से आप देख पाएंगे, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है टेलीग्राम पे, ये उसका लिंक है, आप देख पा रहे होंगे। इसको आप लोग टेलीग्राम ऐप पे सर्च करके, इस यूआरएल को सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। फुल लेटेस्ट अपडेट, जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं, पीडीएफ फाइल्स, यानी जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आपको सारी वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है। कोई भी डाउट रहे बच्चों आपके मन में, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम उस पर रिप्लाई जरूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, अगर मैं 1 फ़रवरी की बात करूं तो 1 फ़रवरी को भारत का बजट पेश किया गया। उसके लिए हम अलग से लेक्चर के ऊपर बात करेंगे, जहां पे आप लोग कई डायमेंशन को जान पाएंगे कि बजट का ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मामला है तो वो क्या है, और करंट में जो बजट पेश हुआ है उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं एक लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो हम लोग उसको सेपरेट वीडियो में समझेंगे। ठीक है। हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 फ़रवरी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 2 फ़रवरी यानी 2 फ़रवरी, सबसे पहले आप जान पाए कि इस दिन आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आप चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? इस 2 फ़रवरी को ये मनाया गया है ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये प्रतिवर्ष 2 फ़रवरी को मनाया जाता है ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ताकि मानवता और ग्रह के लिए जो आर्द्र भूमि के जो मूल्य हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और सबसे पहले 1997 में यह दिवस पहली बार मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, कि यह दिवस मनाया कब गया है? सबसे पहले 1997 में, है ना। और वेटलैंड का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहाँ पे पौधे, पशु प्रजातियाँ और घनी जो विविधताएं हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो वहाँ पे पाई जाती है और जैव विविधता से भी समृद्ध होती है ये। और यहाँ पे जितने भी शोधकर्ता हैं उनका अनुमान यही है कि ये कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न देखने को बन सकता है। गाइस, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से, जो चर्चा में चल रहा है उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही, साथ में थोड़े उसके बैकग्राउंड को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि जो करंट में मामला चल रहा है वहाँ से तो प्रश्न देता ही देता है, साथ में उसके बैकग्राउंड से भी कई बार प्रश्न देखने को आ जाते हैं। जैसे जैसे 2 फ़रवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ज़रा इसके बारे में आप ध्यान दें कि 2 फ़रवरी 1971 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 2 फ़रवरी 1971, 1971 को ईरान में एक जगह है बच्चों, जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है? रामसर। ईरान में एक जगह है और इस रामसर जगह पे एक सम्मेलन हुआ
और वो सम्मेलन किससे संबंधित था? आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि से संबंधित था। ठीक है, यानी अगर आपसे प्रश्न, देखिए प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है, क्या प्रश्न आया है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आर्द्र भूमि से संबंधित है ये, है ना, आर्द्र भूमि से संबंधित है। और उसी दिन से ये 2 फरवरी फाइनलाइज कर दी गई कि इस दिन आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। आर्द्र भूमि दिवस इस दिन मनाया जाएगा। और इसके साथ आपने एक पॉइंट और सुना होगा कि आर्द्र भूमि यानी जहाँ पे झीलें, दलदली क्षेत्र, ये सब यहाँ पे काउंट हो जाते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि इस क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2020 में जब नया साल 2020 स्टार्ट हुआ तो 10 झीलों को, भारत की 10 झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। उसके साथ साथ रामसर साइट में अभी हाल फिलहाल में कौन सी झीलों को शामिल किया गया, 2 पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको जरूर नोट करें, है ना। यहीं इसी रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल किया गया। सबसे पहला आप एक ध्यान दीजिएगा कि ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं भारत की, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में बच्चों एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बुलढाना। क्या नाम है? बुलढाना, बुलढाना जिला। इस महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोनार झील। क्या नाम है? लोनार झील। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लोनार झील है इसको उल्का झील के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? उल्का झील। ऐसा बताया जाता है कि इस लोनार झील पे लगभग 25 से 50 हज़ार वर्ष पहले किसी उल्का के प्रभाव से झील का निर्माण हो गया, तो जिसके चलते इसको उल्का झील भी बोलते हैं और लोनार झील भी बोलते हैं। ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि रामसर साइट में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि लोनार झील का, देखिए प्रश्न देखिए ऐसे निकलेगा, मामला है 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस का, लेकिन प्रश्न कहाँ से कनेक्ट किया उसने, एग्जामिनर ने? रामसर साइट। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। एक झील, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश की एक झील को शामिल किया गया, उसका नाम आपको 100% पता होना चाहिए। ये है सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील। अब ये सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आगरा में है। इसको भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट रहा आपका आर्द्र भूमि दिवस से संबंधित। इतने पॉइंट, इतने डायमेंशन मैं यही चाहूँगा कि आप एटलीस्ट जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आप एटलीस्ट जरूर ध्यान रखें। और इसी जैव विविधता से संबंधित, मैं एक पॉइंट और आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा कि भारत में पहला मास गार्डन खोला गया है। कौन सा गार्डन खोला गया है? मास गार्डन। और ये मास गार्डन, इस मास का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रकार की काई होती है, शैवाल होता है, जिसकी मदद से कई बार मेडिसिन, औषधि वगैरह बनवाई जाएंगी। और एक चीज़ समझिए, ये मास गार्डन, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ खुला है? उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस मास गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है जी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह। याद रख पाएंगे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, ये आपके सामने एक इंडेक्स यहाँ पे अभी हाल ही में जारी हुआ है जिसका नाम है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। और इसमें भारत को 53वां स्थान मिला है। वैसे आप अगर समझ पाएँ इस इंडेक्स को, तो इसमें आपको भारत का स्थान तो जरूर ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये जो लोकतंत्र
सूचकांक है, इसमें भारत को कौन से नंबर का स्थान मिला है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे। कितना नंबर मिला है? 53वां। 2020 लोकतंत्र सूचकांक EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये वैश्विक रैंकिंग में, इस वैश्विक रैंकिंग में भारत 2 स्थान फिसल के 53वें स्थान पे आ गया है ना। और 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 6.9 नंबर इसको मिले थे इस इंडेक्स में, जो कि घटकर 6.1 हो गए। ये आंकड़े आप देख सकते हैं, और अगर परीक्षा में कभी देखने को मिले तो आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यह विश्व भर के 167 देशों में, 167 देश हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर। जो ये इंडेक्स है इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? 167 देशों में। ये बेसिकली लोकतंत्र की जो स्थिति है उसको ये इंडेक्स दर्शाता है, ठीक है। और भारत को हाईएस्ट नंबर इसमें मिले थे 2014 में, वर्ष 2014 में 7.92, और अब कितने हैं? 6.61। ये 2 आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। और इसके साथ में अगर आप जान पाएँ कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान, पाकिस्तान, इनकी स्थिति क्या है, आप एक नज़र यहाँ पे इनको जरूर देखे रहें। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका को 68वां नंबर मिला है, बांग्लादेश को 76, भूटान को 84, पाकिस्तान को 105वां नंबर मिला है ना। और यहाँ पे देखिए कई डायमेंशन में इसका आकलन किया जाता है। तो यहाँ पे आप एक नाम देख पा रहे होंगे, त्रुटिपूर्ण। तो जो श्रीलंका है उसको त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, है ना। तो किसको शामिल किया गया त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में? श्रीलंका को। और बांग्लादेश, भूटान और जो पाकिस्तान है इनको मिश्रित शासन के वर्ग में रखा गया है। और यहाँ पे अफगानिस्तान जो है इसका 139 यहाँ पे नंबर है, और उसे सत्तावादी शासन के तौर पे वर्गीकृत किया गया है। तो आप यहाँ पे कुछ ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगोगी ओकोंजो-इवेला, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। आप इनका फोटो देख सकते हैं, WTO की पहली महिला महानिदेशक, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये 66 वर्ष की हैं, पहला पॉइंट, और WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। तो भाई एग्जाम में पूछना तो बिल्कुल बन सकता है, जहाँ पे भी बात आ जाए पहले नंबर पे कौन रहा, आखिरी नंबर पे कौन रहा, तो यहाँ से प्रश्न अधिकांश परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो नागोजी हैं, जो इनके बारे में अगर आप देख पाएँ तो नाइजीरिया में इनका जन्म हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजीरिया, 1954 में इनका जन्म हो रहा है। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आप एक नज़र इनको जरूर देखे रहें। ये 1973 में अमेरिका ही आई थी, और 1973 से 76 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है। और उसके बाद PhD की डिग्री भी इन्होंने हासिल करी, और वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर 25 साल इन्होंने यहाँ पे काम भी किया। अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। 2007 से 11 तक ये प्रबंध निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया, ठीक है। नागोजी जो हैं ये 2006 में नाइजीरिया की पहली महिला विदेश मंत्री भी बनी हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप जरूर ध्यान रखें कि 2006 में नाइजीरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, है ना। तो WTO की बात आइएगा इस यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा कि WTO के संदर्भ में आप कुछ इनके बैकग्राउंड को भी जरूर याद रखें, जैसे WTO की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो WTO है गाइस, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको एक पॉइंट यही ध्यान रखना है कि अगर हम इसके स्थापना की बात करें, WTO की बात करें, स्थापना की बात करें, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हो रही है ना। इसकी स्थापना हो रही है, और इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए WTO का, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा ये स्विट्जरलैंड के अंतर्गत एक क्षेत्र है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। और इसके अंतर्गत आप इनके डायरेक्टर जनरल के बारे में तो जान ही गए हैं, नगोजी ओकोंजो-इवेला।
अब इतने संदर्भ में कोई भी प्रश्न आपके सामने किसी भी रूप में यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा इस तुरंत कमेंट करके बात कीजिएगा, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है। चलिए, आयशा अजीज़ बनी भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या नाम है? आयशा अजीज़। ये नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आयशा अजीज़। ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। 25 वर्ष की उम्र में आयशा अजीज़ भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। और आपको बता दें कि 2011 में, वर्ष 2011 में अजीज़ ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था और उस समय उनकी उम्र थी मात्र 15 साल। और लाइसेंस पाने वाली सबसे युवा छात्रों में भी ये गिनी जाती हैं। ये इनका फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, है ना। और 2011 के बाद आयशा ने रूस के शोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। और जब 16 साल की इनकी उम्र थी उस समय, और तब से वे स्कूल में ही वहाँ पे ट्रेनिंग लेने लगी। और वर्ष 2017 में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से उन्होंने कमर्शियल लाइसेंस भी इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो फाइनली आपके सामने क्या प्रश्न आ सकता है कि भारत की वह महिला कौन सी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में महिला पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया है या महिला पायलट बनी है? तो आयशा अजीज़। उम्मीद करता हूँ गलत नहीं कीजिएगा अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, कुछ पुस्तकें मैंने आप लोगों के लिए इस सेगमेंट में रखी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक नाम देख पा रहे होंगे, ब्यूटीफुल थिंग्स, ए मेमोयर। हंटर बाइडेन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है ना, हंटर बाइडेन। अब इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो हंटर बाइडेन जो है ये राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हैं। इन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स नामक संस्करण लिखा है। हंटर बाइडेन कौन है? जो बाइडेन के बेटे हैं। जो बाइडेन कौन है जी? अभी रिसेंटली राष्ट्रपति बने हैं ये, कहाँ के? अमेरिका के, है ना। जो बाइडेन के ये बेटे हैं हंटर बाइडेन, और इन्हीं की ये पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स। आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है, देखिए बहुत चर्चा में चल रही है पुस्तक। कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जो आगे आने वाले समय में उनका विमोचन किया जाएगा, कुछ हो चुकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हंटर बाइडेन। उम्मीद करता हूँ याद रख पाइएगा, है ना। ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 में, अप्रैल 2021 में इसको रिलीज़ करेंगे। और जितनी भी गैलरीज होती हैं, बुक शॉप होती हैं, बुक फेयर होते हैं, वहाँ पे इनको प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इनका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सेमिनार वगैरह लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, ब्यूटीफुल थिंग्स बुक के राइटर हंटर बाइडेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघमा पंत, इन्होंने एक बुक लिखी है, द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। ये इनकी पुस्तक है गाइज, और ये इनकी मेघमा की फ़ोटो है, आप देख पा रहे होंगे। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये मेघमा पंत ने ये पुस्तक लिखी है इस शीर्षक के नाम से। और ये जो पुस्तक है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, इसके द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई है, ठीक है। और ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये जो है जल्द ही बदनाम लाडो शीर्षक के तहत भी एक प्रमुख चलचित्र भी बनेगी। यानी इसके ऊपर एक मूवी को भी बनाने का कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई जाएगी। ये जो आप पुस्तक देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर पुस्तक के बारे में बात करें तो 2 पॉइंट में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो किताब है ये छोटे शहर की महिला लाडो के बारे में है, उसी से संबंधित मूवी में भी दर्शाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखना है कि भाई वेरी बैड गुड न्यूज़ ये किसकी पुस्तक है? ये मेघमा पंत की पुस्तक है। उम्मीद करता हूँ याद रख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टर्न अराउंड इंडिया 2020, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम लिख लीजिएगा आप लोग। ये MP के हैं, जुएल ओराम। क्या नाम है? MP के हैं जुएल ओराम ने RP गुप्ता
की जो पुस्तक है टर्न अराउंड इंडिया, इसका विमोचन किया है। किसने किया है? जुएल ओराम ने। और ये पुस्तक के राइटर कौन है? आर.पी. गुप्ता। ध्यान रखिएगा, टर्न अराउंड इंडिया 2020, कहीं ना कहीं 2020 का जो समय रहा ये महामारी के नाम से जाना जाएगा, और जिसमें सभी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हुई। टर्न अराउंड इंडिया 2020, तो इनके राइटर कौन है? आर.पी. गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब इस पुस्तक के बारे में अगर आप देख पाए, कमलास वे डेन मोरेन, है ना, कमलास वे डेन मोरेन। कमलास वे इसके बारे में आप जानते हैं ये कौन है? अभी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये पत्रकार हैं बेसिकली, डेन मोरेन, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये डेन मोरेन बेसिकली एक पत्रकार हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और ये किसके ऊपर लिखा है गाइस? ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति आप कह सकते हैं, उपाध्यक्ष आप कह सकते हैं, कमला हैरिस, इनकी जीवनी पर इन्होंने कमलास वे नामक पुस्तक लिखी है, एन अमेरिकन लाइफ। ठीक है, किसने लिखी है? डेन मोरेन ने लिखी है। और ये कमलास कौन है? ये अमेरिका की उपाध्यक्ष हैं, अमेरिका की उपाध्यक्ष हैं, और आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति कौन है वो तो आप जानेंगे, जो बाइडेन है, अभी हमने उनके बारे में बात की थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के सामने एशियाई क्रिकेट काउंसिल, एशियाई क्रिकेट परिषद, और इसके सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं गाइस जय शाह, है ना, सबसे युवा अध्यक्ष। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष यहाँ पे चुन लिया गया है। और जय शाह जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। किन की जगह लेंगे ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम आप जरूर हाईलाइट करेंगे, ये किन की जगह इन्होंने ली है, क्योंकि इस तरीके की भी प्रश्न आए हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि जय शाह अब ये इस पे सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, तो इनसे पहले कौन था इस पे, इस तरीके के प्रश्न देखने को बने हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो 32 साल के जय शाह हैं ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पे चुने जाने वाले सबसे युवा प्रशासक हैं। और सालाना आम बैठक एजीएम में वर्चुअल तौर पर शाह को, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शाह को नया अध्यक्ष यहाँ पे चुन लिया गया है। यही इनकी फोटो आप देख पाएंगे, यही है जय शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, जारी किसने किया है? टाटा ट्रस्ट की तरफ से तैयार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत भर में लोगों को न्याय के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसने जारी की? टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है। और इसमें कौन सा राज्य अव्वल नंबर पे है? महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल, इनका नंबर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई, पहला स्थान किसको मिला, और इनका अवरोही क्रम लगाइए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और फिर केरल। ठीक है, वहीं अगर छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, ये अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट के अनुसार आया है ना, यानी जो 1 करोड़ से कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला जजों की संख्या महज 29% है। हालांकि हाई कोर्ट में जो महिला जजों का अगर औसत की अगर बात करें तो 11 से बढ़कर 13% हुआ है, जबकि सहायक अदालतों में 28 से बढ़कर 30% हुआ है। हालांकि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि पहले नंबर पे कौन है, अव्वल नंबर पे कौन है, उसके बाद अवरोही क्रम और किसके द्वारा ये जारी किया गया। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल की हैं भाव्या लाल, ये नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है। ठीक है, नासा की भारतीय मूल की ये इंजीनियर है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है भारतीय मूल, है ना,
भारतीय मूल से गाइज आप क्या समझते हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। जो संविधान की आपकी कक्षाएं चल रही हैं वहाँ पे एक टॉपिक आप पढ़ते हैं संविधान का भाग 2 नागरिकता, जहाँ पे इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय मूल आखिरकार किसको कहा जा रहा है, PIO किसको कहा जा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा आप इस पर मंथन करें कि भारतीय मूल आखिरकार होता क्या है, क्या आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए इनके बारे में ज़रा समझें कि भारतीय मूल की इंजीनियर भाव्या लाल हैं। इनको अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भाव्या है ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, है ना। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन की टीम का ये हिस्सा है यहाँ पे, और वे एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। एजेंसी में जितने भी परिवर्तन लाने हैं उनको ये देख रेख करेंगे, ठीक है। भावे से पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर रही थी, और भावे के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। तो नासा के संदर्भ में भारतीय मूल की महिला जुड़ी हैं, है ना। और इन्हीं के संदर्भ में मैं चाहूँगा एक पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला, नाम सुना है आप लोगों ने, कल्पना चावला। जिस यान से ये आ रही थी वापस और वो यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कौन सा यान था, कोलंबिया यान, कोलंबिया यान था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं चाहूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कल्पना चावला जिस कोलंबिया यान से आ रही थी वो किस डेट को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, डेट पूछता है। और याद कैसे रख पाइएगा आप लोग, 1 2 3 कैसे याद रखेंगे भैया, फर्स्ट तारीख, सेकंड महीना और वर्ष 2003 याद रख पाएंगे, 1 2 2003। वो डेट थी 1 फरवरी 2003 की जब ये दुर्घटना हुई और उसमें उनका देहांत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को बच्चों ये मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे, है ना। 4 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, और 4 फरवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि जागरूकता और उस बीमारी के बारे में कलंक को कम करा जाए, जो काफ़ी लोगों के मन में भय है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में अगर इसको पकड़ लिया जाता है तो इसका बचाव संभव है। और आप लोग ऐसे कई एग्जाम्पल जानते हैं, कई नाम जानते हैं कि जिन्होंने कैंसर जैसी महामारी को, खतरनाक बीमारी को मात दी है ना। आज विश्व स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण ये बना हुआ है, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले 1993 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मनाया गया था, जहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा WTO का मुख्यालय, है ना, WTO, है ना। 1933 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था 1993, और इसकी स्थापना कर दी गई 4 फरवरी 1993 को। यहाँ पे जो कैंसर सोसाइटी के जो सपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पेशेंट ग्रुप की सहायता से इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो गाइस इसमें मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड कैंसर दिवस जो मनाया गया है इसका इस बार का थीम क्या रखा गया, इस बार इसका थीम क्या रखा गया, ये आप लोगों के लिए ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या रखा गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 साल का थीम रिपीटेशन में चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि आपके सामने प्रश्न रहा तो आप उसका आंसर कर पाइएगा। चलिए अगला देखते हैं, आत्मनिर्भरता बना वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन महामारी के समय 2020 में आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, ये टर्म बहुत बार यूज़ किया गया, बहुत बार सर्च किया गया। तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को साल 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द यहाँ पे चुन लिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हो सकता है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ होता है, आत्मनिर्भरता शब्द का जो अर्थ है, और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का ये हिस्सा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले ऑक्सफोर्ड के जो साल के बड़े हिंदी शब्द हैं
वो है आधार, 2017 में रहा। नारी शक्ति 2018 में रहा। और संविधान 2019 का ये शब्द रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। आत्मनिर्भरता, ये रहा है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड हिंदी में। ठीक है, अच्छा, यूपी सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने की यहाँ पे बात की है ना। 16 अंकों की, ध्यान दीजिएगा, डिजिट पे ध्यान दीजिएगा, 16 अंकों की। आप लोग देखते हैं कई जमीन कोई कब्जा कर लेता है, कोई हथिया लेता है, तो उस व्यक्ति के पास क्या प्रूफ है, 16 अंक की आईडी उसको दे दी जाएगी, ताकि कोई ऐसी असुविधा होती भी है तो उसके हिसाब से उसके साथ जस्टिफिकेशन न्याय हो सके। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट मैं चाह रहा था आप लोग ध्यान रखें कि ज़मीन के मामले में जो भी धोखाधड़ी होगी उसके लिए 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए। एस.एन. सुब्रमण्यम बने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के नए अध्यक्ष, है ना। कौन बने हैं, यही इनका फोटो है, आप देख पाएंगे। एस.एन. सुब्रमण्यम। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को NSC का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है और उनकी नियुक्ति आगामी 3 साल के लिए की गई है। कितने साल के लिए की गई है, 3 साल के लिए। ठीक है, फिलहाल सुब्रमण्यम जो है इनका मुख्य जो ये कार्यपालक अधिकारी CEO एवं प्रबंध निदेशक हैं, किसके हैं, L&T के। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य शर्त कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्रमुख भूमिका निभाती है, ये जो NSC है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। इसके संदर्भ में भी मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको पता हो कि ये 8 फरवरी को मनाया जाता है गाइस, है ना, विश्व मिर्गी दिवस। विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, 8 फरवरी को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दौरे का कारण बन सकती है और मिर्गी का दौरा पड़ना रोगी और उसकी देखभाल करने वालों दोनों के लिए डरावना और भ्रामक हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बच्चों को भी ये समस्या का सामना करना पड़ता है, बड़ों को भी सामना करना पड़ता है। तो फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को ये मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब मनाया गया है, फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को। ठीक है, और इस बार इसका थीम क्या रखा गया है वो भी मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस बार इसका थीम क्या रखा गया है। ठीक है, मैं सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। पहले मैं यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा वर्कआउट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। चलिए आइए, विजयनगर बना कर्नाटक का 31वां जिला। विजयनगर कर्नाटक है, ये आप कर्नाटक लोकेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा लोकेशन आप कहीं ना कहीं कर्नाटक का देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो विजयनगर है ये इसका 31वां जिले के रूप में सामने आया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। और यहाँ पे कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर, किसको काटकर, बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ राज्य को 31वां जिला भी यहाँ पे मिल जा रहा है। जिले में 6 तालुका होंगे, ये सारी ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आप देखे रहें, हॉटस्पॉट उसका मुख्यालय रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जरा एक चीज़ देखिए कि बेल्लारी जिले में अब 5 तालुके यानी बेल्लारी, कुरुगोडू, सिरागुप्पा, काम्पली और सांडू ये होंगे यहाँ पे, है ना। और जो तालुका है उसका मुख्यालय होगा यहाँ पे बेल्लारी में। और पिछले साल 18 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने विजयनगर जिले के गठन के संदर्भ में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के संदर्भ में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कर्नाटका स्टेट की, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कर्नाटका स्टेट के संदर्भ में, क्योंकि जब ये चर्चा में आया है तो इसके बैकग्राउंड से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कर्नाटक की स्थापना कब हो रही है ना। सबसे पहला पॉइंट, कर्नाटक जिले की स्थापना कब हुई है, तो 1 नवंबर 1956 को ये राज्य अस्तित्व में आ रहा है। और इसकी जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, है ना, बेंगलुरु।
बेंगलोर इसकी कैपिटल है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अब 31 ज़िले हो गए। टोटल कितने ज़िले हो गए? 31 ज़िले। ठीक है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। कौन गवर्नर है? वाजूभाई वाला। ठीक है। और यहाँ के जो सीएम हैं उनके बारे में भी आप जाने रहे हैं, येदुरप्पा, BS येदुरप्पा, BS येदुरप्पा यहाँ के सीएम हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, और जब ये 31 ज़िले की बात आई है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनकी लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, यहाँ पे सीटों के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा में जो सीटें हैं कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा में कर्नाटक की सीटें हैं उनकी संख्या है 12, और जो लोकसभा में कर्नाटक की सीटें हैं उनकी संख्या है 28। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। और जैसे कि सीएम विधानसभा के ही सीएम बन के आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो विधानसभा है उसकी सीटों की संख्या है 224। कितनी है? 224। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, विधानसभा। ठीक है, 224 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेशनल वुमेन डे सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे मनाया गया है, और 13 फरवरी 2021 को पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन डे के रूप में इनको मनाया गया है। किनके जयंती पे मनाया गया है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे मनाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए कि 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती पे मनाया गया है, और अभी हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का भी स्रोत है। आप जानते हैं इस चीज़ को, है ना। और 13 फरवरी 2014 को उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत यहाँ पे कर दी गई। कब से शुरू किया गया है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 13 फरवरी 2014 से। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जाने की शुरुआत कर दी गई। गाइस, ये सरोजिनी नायडू जी हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक जो परीक्षा में देखने को मिलती है, जिसका नाम है गोल्डन थ्रेड्स। क्या नाम है? गोल्डन थ्रेड्स। सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोल्डन थ्रेड्स। ये एकमात्र महिला, सबसे पहली महिला जो भारत देश की ही, उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत देश की ये राज्यपाल बनी है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के परीक्षा में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल कौन है जी? सरोजिनी नायडू। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ ले कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो यही है, यही आंसर है इसका भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। मांडू महोत्सव 2021 देख लीजिए, इसका पिक्चर आपके सामने लगाया गया है। जो मांडू महोत्सव है ये मध्य प्रदेश धार जिले का एक ऐतिहासिक शहर है मांडू, जहाँ पे 3 दिवसीय मांडू महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मांडू महोत्सव का संबंध कहाँ से है? MP से है। और महोत्सव में वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के विचार को साकार करने के लिए जितनी भी स्थानीय वहाँ पे हस्त निर्मित उत्पाद होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। यानी हाथों के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मांडू महोत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मध्य प्रदेश। यानी अगर हम बात करें तो ये वाला सेगमेंट आपका आर्ट एंड कल्चर से जुड़ जाता है। जो कला एवं संस्कृति आप लोग सेगमेंट पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, कला एवं संस्कृति, तो वहाँ पे ये करंट के मामले में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर बात करें महोत्सव में मध्य प्रदेश की प्राचीन कला शिल्प का प्रदर्शन होगा, यानी किया जाएगा। और मांडू मध्य प्रदेश स्थित एक प्राचीन शहर है, और मांडू जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के धार जिले में स्थित है। ठीक है। और ऐतिहासिक शहर परमार राजवंश के राजा भोज, ध्यान दीजिएगा, परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा ये स्थापित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जिसके बाद 1304 ईस्वी में दिल्ली के मुस्लिम शासकों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे। ये चर्चा में क्यों चल रहे हैं गाइस, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अभी तक गुलाम नबी आज़ाद जी थे, अब ये उनका स्थान लेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो गुलाम नबी आज़ाद थे, ये उनका स्थान लेंगे कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे। 15 फरवरी 2021 को गुलाम नबी आज़ाद के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता का जो पद है वो खाली हो गया था। अगर आप लोग राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी अगर आप देखते होंगे राज्यसभा टीवी में, तो वहाँ पे इनके द्वारा स्पीच में भी बताया गया कि अब ये इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, है ना, और अब इनकी जगह आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से गाइस। कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वर्ष 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे हैं। कहाँ रहे हैं, लोकसभा में। भारत के सबसे पुराने दलों में से कांग्रेस को पिछली और वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल पाया, तो अब फाइनली इनको मिल गया है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे लोकसभा में नहीं मिल पाया है ना। तो यहाँ पे अभी राज्यसभा के अंतर्गत कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और कर्नाटक से राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कर्नाटक से राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता MS गुरुपाद स्वामी, ये वहाँ पे पहले विपक्ष के नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट ये किसका स्थान ले रहे हैं, और तीसरा पॉइंट कौन से क्षेत्र से, चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कौन थे, कर्नाटक राज्य से। ठीक है, चलिए बाकी कर्नाटक स्टेट के बारे में आप जान ही पाए कि 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया है। CM के बारे में जान पाए, गवर्नर के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना। भाई आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ पे फोटो है, और जाहिर सी बात है दिल्ली के संदर्भ में ही ये योजना होगी। दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है, यानी ये जो प्रतिभा परीक्षा योजना है ये किसने जारी किया है, दिल्ली ने। ठीक है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, दिल्ली सरकार का ये कहना है। उसके बाद जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं वे इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये कंडीशन भी है कि कम से कम 60% आए होंगे वो इस परीक्षा को देगा, और टॉप 1000 कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो विज्ञान छात्रवृत्ति के संदर्भ में 5000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो SC ST और जो दिव्यांग हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनसे संबंधित छात्रों को 5% तक की यहाँ पे छूट का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट इसका विषय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित ये 20वां सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है, 20वें नंबर का 20वें नंबर का सम्मेलन। आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें विश्व में सतत विकास को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा यहाँ पे की गई है ना। और ये फाइनली संबंधित किससे है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जलवायु वैज्ञानिक मतलब जलवायु परिवर्तन, इन सब से संबंधित है बेसिकली। आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है, पर्यावरण हो गया, जलवायु संबंधित कोई मामला है, पारिस्थितिकी संबंधित कोई मामला है, तो यहाँ पे ये इसके संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है। और आपको ये भी ध्यान देना है यहाँ पे कि सम्मेलन में, इस सम्मेलन में जो है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए आप लोगों के लिए कितना होमवर्क मिल रहा है। गुयाना की जो राजधानी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही तो प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं
कि निम्नलिखित में से राजधानियों का मिलान कीजिए। गुयाना कहाँ पड़ता है? मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है ना। तो अब साउथ अमेरिका के कुछ सेलेक्टिव देशों के नाम लिख देंगे और उनसे संबंधित उनकी राजधानियाँ दे देंगे। ऐसे भी प्रश्न जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और मालदीव की पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष हैं मोहम्मद नाशिद और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद। इन सब ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। कॉन्फ्रेंस था, वर्चुअल था, तो सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कल्पना चावला, देखिए अभी मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया था, कल्पना चावला के बारे में। प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष 1 फरवरी को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में कल्पना चावला का इतिहास एक विशिष्ट स्थान रखता है। और कल्पना चावला का जो जन्म है वो 17 मार्च 1962 को हुआ था, है ना। बाकी इनके संदर्भ में यहाँ पे जानकारी दी गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 फरवरी, देखिए कौन सा मिशन था इनका? कोलंबिया यान, जैसे कि मैंने आपको बताया कोलंबिया यान था इनका, है ना। और इसी मिशन के दौरान दुर्घटना के कारण 1 फरवरी 1 फरवरी को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई, जो कहने कहीं वाकई बहुत दुखद था। और ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला ये बन जाती हैं। भारतीय मूल, देखिए फिर ये टर्म सामने आया है, ठीक है। भारतीय मूल की महिला जिनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003 को, ठीक है। चलिए गाइस, आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे वो 16 फेब से लेकर जो 1 वीक का करंट अफेयर रहेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जो जो हम लोग क्लास लेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और जो लक्ष्य वन की जो करंट अफेयर की जो मैगजीन है ईयर बुक की, उससे संबंधित भी आपको ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी। अधिकांश छात्रों के साथ ये समस्या आती है, मैगजीन ले तो आते हैं लेकिन कई बार होता है कंटेंट को नहीं समझ पाते हैं, कई बार होता है उनको पढ़ने का वो इस स्तर नहीं बन पाता है कि ताकि वो करंट अफेयर को समझ पाएँ अच्छे से और एग्ज़ाम से कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस यूपीएससी में, नॉट ओनली स्टेट पीसीएस यूपीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो लक्ष्य 1 यानी 2021 की जो ईयर बुक है उसके ऊपर भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ से प्रसारित की जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी उसको बहुत अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। मैंने जैसे कि पहले बताया, टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बच्चों आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।